हेलो नमस्ते, मेरा नाम शशांक त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 27वां वीडियो है। आज का हमारा शीर्षक है प्लेन्स, प्लेट्यू एंड लेक्स, मैदान, पठार और झीलें। इस वीडियो में जो स्लाइड्स प्रस्तुत की गई है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सवाल के लिए ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई गलती होती है मुझसे बोलने में, मिसप्रिंट हो जाता है स्लाइड्स में या कुछ और, अगर आपको लगता है कि कुछ और आपने अलग पढ़ा है तो आप हमें कमेंट पे लिखिए या बताइए किसी तरह से, तो इसे इम्प्रूव करने में मेरी और मदद होगी इन वीडियोस को या इन टॉपिक्स को। तो हम लोग बात करते हैं मैदानों की। मैदान, पठार और झीलों के आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। मैदान को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। मैदान एक वो सरफेस होती है जो सपाट होती है, ज़मीन सपाट होती है। बहुत ज़्यादा 0 से 2 या 4-5 डिग्री तक का एलिवेशन हो सकता है, झुकाव हो सकता है, टिल्ट हो सकते हैं, मुड़े हुए हो सकते हैं। बाकी मैदान सपाट भूमि होती है। इन ज्योग्राफी अ प्लेन इज फ्लैट एक्सपेंस ऑफ लैंड दैट जनरली डज नॉट चेंज मच इन एलिवेशन। जो मैंने बात बोली, ठीक है ना। अब मैदान जो होते हैं वो सपाट होते हैं। जब सपाट होते हैं तो उनमें अलग अलग जलवायु का असर होता है और उनमें एक अलग किस्म के परितंत्रों का निर्माण होता है ना। घास के मैदान का निर्माण होता है जिन्हें हम लोग प्रेरी या स्टेपी बोलते हैं। मैदान रहने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए या जीवन यापन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, हम लोग जानते हैं। लेकिन जो जियोलॉजी है उसके हिसाब से हम लोग बस इसमें ये पढ़ते हैं कि मैदान कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। प्लेन कैन बी फॉर्म फ्रॉम फ्लोइंग लावा के बहने से मैदान बन सकता है। डिपोजिशन ऑफ सेंडिमेंट ऑफ बाई वाटर, पानी से जो अवसाद बह के आते हैं उनके जमाव से लावा बन सकता है। या फिर हवा से, या फिर हवा, पानी, बाकी के इरोजन से मैदान बन जाते हैं जिन्हें हम लोग इरोजनल सरफेस बोलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इरोजनल सरफेस को पढ़ा था विस्तार से, है ना। तो ये सारे होते हैं जो है मैदान। जो डेजर्ट जो होते हैं, रेगिस्तान और रेन फॉरेस्ट जो वर्षावन होते हैं, ये भी एक प्रकार के मैदान ही होते हैं। टेक्निकली मैदान का विस्तार पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है और मैदान को हम लोग समझते भी हैं, है ना। तो मैदान को की जो परिभाषाएं और थोड़ा बहुत उनके बारे में ये लिखा हुआ है, आप जाके स्लाइड्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। टाइप ऑफ प्लेन, कितने प्रकार के मैदान होते हैं, अब सवाल ये है। इरोजनल प्लेन होता है, डिपोजिशनल प्लेन होता है और स्ट्रक्चरल प्लेन होता है। इरोजनल मतलब अपर्दन सतह या अपर्दन मैदान। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इन सब के बारे में पढ़ा था। पेनी प्लेन क्या होता है, पैन प्लेन क्या होता है, पेडी प्लेन क्या होता है। ये तीनों चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने वो ना देखा हो, आप देख लो जाके, आपको सब पता चल जाएगा। बाकी इच प्लेन के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। ये जो है सीजनल जो रिवर होती हैं, जो सामयिक नदियाँ होती हैं, बरसात के समय बहती हैं फिर सूख जाती हैं सवाना रीजन में। जो ट्रॉपिकल जो रीजन होता है, ट्रॉपिकल को बोलते हैं हम लोग, जो ट्रॉपिकल मतलब ये अपना जो इक्वेटर का रीजन होता है, भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है जहाँ बरसात होती है, और उसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है एरिड, सूखा क्षेत्र, रेगिस्तान, जहाँ सारा रेगिस्तान है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग सवाना बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र होता है। तो सवाना रीजन जो होता है अफ्रीका में मिलता है। कभी डिस्कवरी देखा हो तो वहाँ पे शेर, चीते जो दिखाते हैं, और जो है ज़्यादातर सवाना में उनकी शूटिंग होती है। शेरों का जो हम लोग देखते हैं वीडियोस में, शेर होते हैं, जेब्रा होते हैं, बिल्डर बीस्ट होते हैं, है ना। ये सब हमें सवाना रीजन में ही मिलते हैं अफ्रीका के। तो वहाँ की जो नदियाँ होती हैं, उनके नदियों द्वारा इच प्लेन का निर्माण होता है। पग और थॉमस ने इसका एक्सप्लेन किया था, अपने अपर्दन चक्र में बताया था। और पैन फेन एसी लॉसन ने बताया, ये हॉट डेजर्ट के प्रोडक्ट हैं। जो सूखे क्षेत्र होते हैं, रेगिस्तान, वहाँ बनते हैं। क्वेश्चन आ जाता है पैन फेन शब्दावली किसने दी, तो एसी लॉसन, इच प्लेन, पक एंड थॉमस। ये इतना जानने ज़रूरी है। बाकी पेडी प्लेन, पैन प्लेन, पेनी प्लेन, ये इंपॉर्टेंट बहुत था, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। इंड्रम भी पढ़ा था पिछले वीडियो में, जाके आप देख लीजिए इरोजनल सरफेसेस का वीडियो, पिछला वीडियो जो था। अब आता है टाइप डिपोजिशनल प्लेन। डिपोजिशनल प्लेन का मतलब वो होते हैं जो जमाव से बनते हैं, अवसादों के। ये अपर्दन, मान लो एक जगह पहाड़ था, पहाड़ से अपर्दन हो गया, मतलब पहाड़ से मलबा टूट गया, टूट के बह गया, तो जो टूटा मलबा वहाँ पे एक मैदान बन जाएगा, तो उसे बोलते हैं इरोजनल प्लेन। और जहाँ पे जाके जमा होगा उसको बोलेंगे डिपोजिशनल प्लेन या निक्षेपित मैदान। डिपोजिशनल प्लेन कौन कौन से होते हैं? एबेसल प्लेन होते हैं। ये समुद्र की जो सतह होती है उनको एबेसल प्लेन बोलते हैं, समुद्र के जो मैदान होते हैं नीची सतह में।
अलुवियल प्लेन जो होता है वो होता है टेक्निकली अपना वाला जो है मैदान है, गंगा का मैदान, उसे हम लोग अलुवियल प्लेन बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, फ्लड प्लेन और स्क्रॉल प्लेन। फ्लड प्लेन वो होता है जहाँ पे कई बार हर साल नदियाँ आती हैं, बाढ़ लेके आती हैं, बाढ़ के बाद जमा हो जाता है, फिर बाढ़ ख़त्म हो जाती है तो मिट्टियाँ वहीं पे जम जाती हैं, मैदान बन जाते हैं, तो उन्हें फ्लड प्लेन या बाढ़ के मैदान बोलते हैं। बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि हर साल नई मिट्टी का जमा होता है। स्क्रॉल प्लेन कुछ ऐसे ही लगते हैं फ्लड प्लेन जैसे, लेकिन ये फ्लड प्लेन नहीं होते हैं। ये तब बनते हैं जब प्रौढ़ावस्था में नदी विसर्ग बनाती हैं, रिवर मिएंडर, तो रिवर मिएंडर के दोनों तरफ जमा होता है अवसादों का, उसे हम लोग स्क्रॉल प्लेन बोलते हैं। ठीक है। और ग्लेशियर प्लेन आता है, ये पोजीशन से बनते हैं, इसे आउटवाश प्लेन बोलते हैं, जिनमें बड़े बड़े ग्रेवल या सैंड पाए जाते हैं। जब भाई बर्फ़ की नदी हिमानी जो है अपर्दन करके आएगी और जो मलबा लेके आएगी उसको कहीं जमा करेगी तो उसे आउटवाश प्लेन बोलते हैं। तो आउटवाश प्लेन में ग्रेवल जो होते हैं कण और सैंड के रेत के कण होते हैं उस मैदान में। और उसके नीचे जो दूसरा प्लेन होता है उसे टिल प्लेन बोलते हैं। जब एक हिमानी अपनी बड़ी हिमानी से टूट जाए, जो प्रमुख हिमानी है उसका कोई छोटा ऐसा टूट जाए, बह के नीचे आ जाए, जम जाए, पिघलने से वो अपने सारे अवसादों को जमा कर दे, तो उसे टिल प्लेन बोलेंगे। आउटवाश प्लेन टिल प्लेन में अंतर होता है उनके कणों के साइज का। आउटवाश में ग्रेवल और सैंड ही मिलते हैं, टिल प्लेन में हर टाइप के टिल्स मिल जाते हैं, हर टाइप का सेडिमेंट मिल जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अनग्रुप्ड मटेरियल। ठीक है ना, जिन अवर्गीकृत पदार्थ। और जो आउटवाश प्लेन होते हैं उसको हम लोग सैंडोर भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये हो गया अपना ग्लेशियर प्लेन डिपोजिशन का। एक ये होता है लैकुस्ट्रेन और लेक प्लेन। जो झीलें होती हैं उनकी जो ज़मीन, झीलों की सतहों के जो मैदान होते हैं, झील के किनारे या झील के नीचे, उन प्लेन दोनों मैदान, उनको हम लोग बोलते हैं लेक प्लेन्स, लैकुस्ट्रेन प्लेन। ठीक है। और लावा प्लेन वो होते हैं जब नीचे से लावा निकल के आता है, जमा हो जाता है ऊपर बह के, और जमा होने के बाद एक मैदान बन जाता है, उसे हम लोग लावा प्लेन बोलते हैं। तो ये हो गया डिपोजिशनल, जो निक्षेपण से बने। स्ट्रक्चरल प्लेन वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की मूवमेंट से बनते हैं, या तो अप मूवमेंट होगा या डाउन मूवमेंट होगा, वो या तो ज़मीन ऊपर उठेगी या नीचे चली जाएगी, दोनों कंडीशन में स्ट्रक्चरल प्लेन बन जाएंगे। जो स्ट्रक्चरल प्लेन बनते हैं वो समुद्र तल से भी नीचे चले जाते हैं। भाई ज़मीन नीचे चली गई, मान लो बहुत बड़ा जो है डाउन वार्पिंग हो गई, अब समवलंबन हो गया, तो उससे क्या होगा, ज़मीन नीचे चली गई, एक मैदान बन गया। नीदरलैंड जो है आपने सुना होगा एक देश है, तो वो ज़मीन वो सी लेवल से भी नीचे है ना, कि अगर कभी सी लेवल बढ़ गया तो सबसे पहले नीदरलैंड डूबेगा। तो ये हो गया वो स्ट्रक्चरल प्लेन का एक उदाहरण हो गया। तो ये हो गया अपना टाइप ऑफ प्लेन। अब हम लोग आगे देख लेते हैं तस्वीर में। ये ग्रासलैंड है, जो मैंने बताया था परितंत्र के निर्माण होते हैं घास के मैदानों के। मैदान जो हैं वो घास के होंगे क्योंकि जलवायु जैसी होगी। तो ये 3 टाइप के घास के मैदान होते हैं। कौन कौन से? ये सवाना, प्रेयरी और स्टेपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत आता है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, नक्शे में है, आप दोबारा ज़रूर पढ़िएगा। प्रेरी वो होते हैं, प्रेरी, सवाना और स्टेपी, ये सिर्फ जो मैदान है इनका जो क्लासिफिकेशन वर्षा की मात्रा और अक्षांशों पे डिपेंड करता है। मतलब अगर वर्षा पर्याप्त हो रही है, घास ऊंची ऊंची है, अच्छी मिट्टी है, तो थोड़ी सी अच्छी मिट्टी है, तो हम लोग बोलेंगे वो प्रेरी घास का मैदान। अगर घास थोड़ी छोटी है, वर्षा की मात्रा कम हो रही है, तो उसे स्टेपी बोलेंगे। ठीक है। और वर्षा की मात्रा बहुत कम हो रही है, घास छोटी है, पीली पड़ गई है, दूर दूर पेड़ हैं, तो उसे बोलेंगे हम लोग सवाना। ठीक है ना। तो सवाना सबसे नीचे होगा। ये देखो आप, ये देखिए, ये जो बीच की लाइन है, ये डार्क लाइन इंडियन ओशन के ऊपर, ये ब्लू वाली, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। ये दक्षिण में जो है मकर रेखा है और ये उत्तर में कर्क रेखा है। तो भूमध्य रेखा के पास में अधिकतर हमें सवाना मिलते हैं। सवाना किस कलर के हैं? लाइट येलो कलर के। देखिए लाइट येलो कलर का जो मिल रहा है, भूरे कलर का, ये सारा सवाना का क्षेत्र है। उससे जुड़ा हुआ जो गहरा पीला है वो है स्टेपी का क्षेत्र, और जो हरे कलर का है वो है अपना प्रेरी का क्षेत्र, प्रेरी घास के मैदान। ये सारी जलवायु ऊंचाई पे डिपेंड करते हैं। आप बोलेंगे कि ये प्रेरी तो उच्च अक्षांशों में होना चाहिए, यहाँ पे क्यों है? ये तो इक्वेटर के पास में है। तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, तो पर्वत जो होंगे वो ऊंचे होंगे, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है जलवायु में परिवर्तन आएगा, ठंडी जलवायु होगी, तो प्रेरी के घास के मैदान मिल सकते हैं। तो ये अलग अलग घास के मैदान हैं, उनकी लोकेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेरी हमें मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, और स्टेपी मिलता है यूरेशिया में, रसिया के पास, दक्षिणी रसिया में।
कजाकिस्तान, है ना। इसके अलावा ये पंपास कंपास के मैदान मिल जाते हैं हमें साउथ अमेरिका में, है ना। वेड्स के मैदान मिल जाते हैं हमें ये अफ्रीका में, है ना। तो ये हो गया अपना मैदान अपने, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, मैदानों को समझ लिया है। अभी असल में क्या है, इनको इतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कभी फ्यूचर में इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें उनमें ज़्यादा महत्व रखती हैं, तो हम लोग उस पर ज़्यादा बात करेंगे। फिलहाल मोटी तौर पे आप ये समझ लीजिए ये क्या है। प्लेट्यू क्या होता है, बात करते हैं पठारों की। पठार का मतलब ये है कि जो अपनी आसपास की ज़मीन से ऊपर उठा हुआ हो लेकिन सपाट हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेट्यू। कोई दिक्कत नहीं समझना, तस्वीर देख लीजिए प्लेट्यू की। भाई ये ज़मीन थी, ये आसपास के एरिया से उठा है, उठा कि नहीं उठा है, कितना उठा है, सीधी रेखा में उठा है, ये कगार बन रहा है, इसको फ्री फेस बोलते हैं हम लोग। अब ये खड़ी दीवार बन रही है, ऊपर उठा है, ऊपर सपाट, कितना दूर तक सपाटी सपाट, बस यही जो संरचना है इसे हम लोग बोलते हैं पठार। छोटे इलाके में हो सकती है मेसा बूटी, छोटे छोटे पठार हो सकते हैं, या बहुत बड़े मात्रा में कॉन्टिनेंटल पठार हो सकते हैं जिन्हें शील्ड बोलते हैं हम लोग, कैनेडियन अंटार्कटिका शील्ड। ये सारी हम लोगों के ने जाना था उनमें जब पृथ्वी का इतिहास पढ़ा था। तो ये होता है पठार, बेसिकली पठार यही होता है। अब पठार जब होता है तो बनता कैसे पठार, सवाल अब ये आएगा। बनने की बात की जाए तो पठार बन सकता है या तो पृथ्वी के नीचे, पठार बनने के कारण हो सकते हैं, या तो क्या होगा, अपवेलिंग ऑफ वॉल्केनिक मैग्मा। ज़मीन के नीचे क्या होगा कि मैग्मा होगा, उसमें गर्मी होगी तो वो उठने की कोशिश करेगा, तो ज़मीन आसपास के इलाके से थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे वो एक पठार का निर्माण हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा लावा बह के आए, लावा बह के आए और जमा हो जाए, जैसे अपने दक्षिण के भारत में डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप जिसे बोलते हैं, वो बना है वॉल्केनिक लावा से। दूसरा तरीका हो सकता है टेक्टोनिक एक्टिविटी हो सकती है, ज़मीन बहुत बड़े हिस्से में ऊपर उठ जाए, नीचे चली जाए, धंस जाए, एक कारण हो सकता है पठार बनने का। दूसरा इरोजन से बन सकता है, अपर्दन से, कोई जगह का अपर्दन हुआ, अपर्दन होने से जो है पठार का निर्माण हो जाता है, जैसे पेडिमेंट पठार बन जाते हैं जो है पहाड़ों के ढालों पे जो मलबा होता है, ये जो है ये क्या आ गया भाई, एयरप्लेन मोड पे भी आ गया। तो क्या बात हो रही थी, इरोजन पे, इरोजन बाई वाटर, या तो पहाड़ जिससे कि नदियाँ जो है पहाड़ से लेके आती हैं मलबा, बहा देती हैं, तो दो पहाड़ों के बीच में जमाव हो जाए तो पठार बन जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं जो है अंतरा पर्वतीय पठार, बीच में बन जाता है पर्वतों के बीच में पठार। तो ये इन प्रकार के कारणों से पठारों का निर्माण हो जाता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी से, इरोजन से, और जो है ये नीचे से प्रेशर पड़ने से, थर्मल एक्सपेंशन जिसे बोल सकते हैं हम लोग, तो इनसे जो है पठारों का निर्माण हो जाता है। हम लोगों ने इतनी पढ़ाई कर दी है कि ये सारी चीज़ें अब बहुत छोटी लगने लगी हैं समझना। अगर हम लोग इन्हें ना भी पढ़ें तब भी हम लोग अपने विचारों से ही जान सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। अगर प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है, भूकंप पढ़ा है, ज्वालामुखी पढ़ा है, फोल्ड पढ़ा है, फाल्ट पढ़ा है, तो हम जान जाएंगे कैसे पठार बन सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसे जानना। अब पठार का क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो पठार कैसे हो सकते हैं भाई, अगर दो पर्वतों के बीच में पठार हैं तो उसे बोलेंगे इंटर माउंटेन प्लेट्यू, ठीक है ना भाई। दो पर्वतों के बीच में नदियाँ मलबा बहा के लेके आई, जमा कर दिया, तो उसे बोलेंगे इंटर माउंटेन प्लेट्यू। या तो दो जो है नदियाँ, या तो नदियाँ जमा करेंगी आके तो डिपोजिशनल तरीके से बन जाएगा प्लेट्यू, या फिर वो प्लेट्यू बन सकता है टेक्टोनिक एक्टिविटी से, जैसे अपना बना है ये तिब्बत का पठार। दो पठारों के बीच में एक मीडियन मास है जो क्रोटोजन जिसे बोला गया था, क्रोटोजन नहीं, उसे बीच में मीडियन मास बोला गया था, ज्यूचेन वर्ग जिसे बोला गया था, कोबर ने बोला था। तो दो पहाड़ों के बीच में, दो ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक मीडियन मास है तिब्बत के रूप में, तो एक वो पठार का निर्माण हो रहा, तो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ पठार है। या फिर दो नदियों के बीच में कहीं जमा हो जाएगा तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू बन जाएगा। दो तरीके से अंतरा पर्वतीय पठारों का निर्माण हो जाता है कई बार। तो हो गया दो, एक तो पठार हो गया जो दो पहाड़ों के बीच में बना हो। एक होता है पेडीमोंट, और हम लोगों ने एक पढ़ा था पेडीमेंट, है ना। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेडीमेंट होता है, एक पेडमोंट होता है। पेडीमेंट हम लोगों ने पढ़ा था,
पेडीमेंट एक इरोजनल जो है सरफेस होती है जिस पे मलबा सड़क के आता है, रेक्टिलिनियर स्लोप जो होता है, तो उसे हम लोग बोलता है पेडीमेंट। और कई सारे पेडीमेंट जब मिल जाते हैं तो उसे प्लेन बोलते हैं, जो एलसी किंग ने बोला था। लेकिन पेडीमोंट क्या होता है? ये एक डिपोजिशनल, एक निक्षेपण मैदान होता है जिसमें मलबा सड़क के आता है, नदियाँ ऊपर से बहा के ले आती हैं और जमा कर देती हैं, ठीक है ना। अब जमा कर दिया तो पहाड़ से मलबा लेके आया और जमा हो गया, फिर नीचे मैदान है ना, गंगा का मैदान है। तो गंगा के मैदान और हिमालय पर्वत के बीच में अगर कोई पठार बना है तो उसे पेडीमेंट पठार बोलते हैं। जो एक तरफ पर्वत से और दूसरी तरफ मैदान से घिरा होता है उसे पेडीमोंट बोलते हैं। और इंटरमाउंटेन बोलते हैं जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होता है। कॉन्टिनेंटल माउंटेन पूरा अंटार्कटिका एक माउंटेन है, प्लेट्यू का उदाहरण है। साइबेरिया, पूरा साइबेरियन शील्ड एक प्लेट्यू का उदाहरण है। अपना डेक्कन प्लेट्यू एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू का उदाहरण है, हाँ मेरे ख्याल में है। कैनेडियन शील्ड और ये अपना कोलंबियन शील्ड, ये सारे प्लेट्यू का उदाहरण है। इसके अलावा डिसेक्टेड प्लेट्यू होते हैं। डिसेक्टेड प्लेट्यू वो प्लेट्यू होते हैं जो अपलिफ्टमेंट से बनते हैं। ज़मीन अपलिफ्ट कर जाए, भाई जो ज़मीन थी, मैंने बताया ना कि प्रेशर पड़ा और नीचे से टेक्टोनिक एक्टिविटी से ज़मीन ऊपर उठ गई, या तो उत्संवलन हो गया, अपवार्पिंग हो गया, या थर्मल एक्सपेंशन हो गया, दोनों कारण से ज़मीन ऊपर उठ गई। तो उस उठी हुई ज़मीन को वो उस जो अपलिफ्टमेंट होगा, वो टेक्टोनिक जो अपलिफ्टमेंट होता है उसे डिसेक्टेड बोलते हैं। तो वो डिसेक्टेड प्लेट्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक उदाहरण हो गया। और दूसरा हो गया ये वॉल्केनिक फ्लड जो है बसाल्ट होता है, जिसे ट्रैप बोलते हैं, जो अपना दक्षिण में मिलता है, अपना दक्षिण का पठार जो है अपना डेक्कन प्लेट्यू। तो ये एक उदाहरण है जो है पठार का। तो इतने क्लासिफिकेशन होते हैं, या तो इंटर माउंटेन होगा, पेडीमेंट होगा, कॉन्टिनेंटल होगा, डिसेक्टेड होगा, वॉल्केनिक फ्लड बसाल्ट या ट्रैप होगा। तो ये हो गए प्लेट्यू के क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। और प्लेट्यू छोटे बड़े हो सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। छोटा सा हो सकता है जिसे बूटी या मेसा बोलते हैं, बड़ा भी हो सकता है कॉन्टिनेंटल साइज़ का। अब ये तस्वीर हो गई। अब ये देख लीजिए वर्ल्ड मैप में दुनिया भर के प्लेट्यू को, आप सब समझ में आ जाएगा हर चीज़। ये देखिए कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू है, कोलंबियन रिवर और स्नेक रिवर जो ट्रिब्यूटरी है कोलंबियन नदी की। तो ये यहाँ पे रॉकीज पर्वत पे पड़ता है ना। तो ये एक माउंटेन है, प्लेट्यू है। ये कोलोराडो प्लेट्यू है, ये इंटर माउंटेन का उदाहरण है। और ये उदाहरण है टेक्टोनिक का भी, डिसेक्ट का भी, क्योंकि ज़मीन ऊपर उठी है। कोलोराडो जो है सुना होगा आपने। तो ये हो गया मैक्सिकन प्लेट्यू हो गया। ये अल्टीप्लानो जो है, ये इसे बोलीविया का पठार भी बोलते हैं। ये टिन के रिजर्व के लिए फेमस है। ये पैटागोनिया का पठार है। ये रेन शेडो एरिया में है, तो बहुत सूखा क्षेत्र है यहाँ पे। जो ये बगल में घास के मैदान है, इसलिए यहाँ पे हमें शीप जो चरवाहे बहुत मिल जाते हैं, है ना। एक खासियत होती है पठार की कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज का जमाव मिलता है। दुनिया भर में जितने पठार हैं सबसे ज़्यादा खनिज वहीं से मिलते हैं, ठीक है ना। ये कटंगा प्लेट्यू है, आप देखेंगे कटंगा अफ्रीका में पड़ता है, ये ईस्ट अफ्रीका का। ये जो है मैस्करीना प्लेट्यू है, आपने सुना होगा। एक देश टापू बड़ा फेमस है, मॉरिशस, है ना। तो ये मॉरिशस और सेलिबीज के बीच का ये जो है ये प्लेट्यू है। तो बीच में कुछ उठे हुए क्षेत्र हैं जो टापू का निर्माण किए हैं, उनमें से एक मॉरिशस फेमस टापू है ना। ये जो है इथोपियन प्लेट्यू है। ये अपना अगार प्लेट्यू है ना। ये जो है स्पेनिश प्लेट्यू, आइबेरियन प्लेट्यू। आप ये छोटा सा प्लेट्यू जो देख रहे हैं, स्पेनिश और ब्रावेरियन प्लेट्यू के बीच में जो ये प्लेट्यू है, इसे मैसिव प्लेट्यू बोलते हैं। ये मैसिव सेंट्रल या मैसिव प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांस के बीच में पड़ता है। यहाँ पे बढ़िया ग्रेप्स क्या होता है, अंगूर की खेती बढ़िया होती है यहाँ पे। ये एनातोलिया का प्लेट्यू है, टर्की में, है ना। ये पोटवार का पठार है अपना पंजाब में, है ना। यहाँ पे पाकिस्तान में अब मिलता है ये जगह, और यहाँ पे बहुत सारा खनिज मिलता है। काफ़ी वहाँ पे झगड़ा होता रहता है इसको लेके। डेक्कन प्लेट्यू आप देख सकते हैं। ये तिब्बत का पठार कितना बड़ा है, इंटरमॉर्टन। और ये लोएस का मैदान, ये असल में निक्षेपित प्लेट्यू है।
जो रेगिस्तान से रेत उड़ के जाती है और यहाँ पे जमा हो गई तो उसे बोलते हैं लोएस। लोएस के मैदान और लोएस के पठार बहुत फेमस हैं, हम लोग आगे पढ़ लेंगे कभी ज़रूरत पड़ी तो। ये किम्बरले है, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, लावा आके जम गया, यहाँ बन गया, यहाँ पे हीरा सोना बहुत मिलता है इसीलिए। तो ये हो गया पूरा अपना प्लेट्यू का उदाहरण, आपने देख लिया। अब लेक्स की बात करते हैं। लेक्स क्या होता है? A lake is an area filled with water localized in a basin surrounded by land apart from any river or other outlet that serves to feed or drain the lake. Understand? मतलब ये है, सीधी बात है, लेक का मतलब ये है कि एक वाटर बॉडी हो जो आसपास सराउंडिंग लैंड से घिरी हो, ज़मीन से घिरी हुई, उसे लेक बोलते हैं। सबसे सरल है लेक को समझना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेक प्राकृतिक हो सकती हैं, या तो नेचुरल रूप से बनी हैं या मैनमेड बनी हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक जो लेक्स होती हैं वो हमें मिलती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना, और जो रिफ्ट जोन होते हैं, जो भ्रंश के क्षेत्र होते हैं, वहाँ मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो है लेक्स होती हैं। बाकी जो है कुछ लेक्स और होती हैं जो इंडोर हैक बेसिन में पाई जाती हैं। ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी बाहर नहीं बहता है। रेगिस्तान में आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसी झीलें होती हैं कि जो नदियाँ होती हैं वो उनका अपवाह तंत्र समुद्र तक पहुँचता नहीं है, बीच में कहीं पे पानी जाके ख़त्म हो जाता है, किसी गड्ढे में भर जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वो होता है, उस जगह को बोलते हैं हम लोग इंडोहरिक बेसिन। सॉरी, मेरी इंग्लिश हम बार बार नहीं बोलेंगे उसको लेके। तो जो ये बेसिन होते हैं ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सपोज़ कोई झील है, आसपास से पानी आया, वहाँ पे जमा होके बह गया, इसके बाद सूख गया। तो ये इस प्रकार की जो लेक्स होती हैं उनमें काफ़ी वो होता है, सैलिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा नमकीन पानी होता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन मतलब होता है वाष्पीकरण। तो जब नदियों से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा गर्मी की वजह से, तो जाहिर सी बात है नमक जमा होता रहेगा और वो उनमें जो है लवड़ी हो जाएंगी, है ना, नमकीन हो जाएंगी। तो ये हो गया अपना उदाहरण हो गया, ये लेक्स हो गई हमारी, ठीक है ना। अब लेक्स को का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें उसमें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं आगे जाके, अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कौन कौन प्रकार की जो है लेक्स होती हैं? भाई जो विभाजन है वो 3 प्रकार से किया गया है। एक जेनेरिक क्लासिफिकेशन है, एक टेक्टोनिक क्लासिफिकेशन है, एक डेनोडेशन क्लासिफिकेशन है। जेनेरिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है भाई, जेनेरिक क्लासिफिकेशन में टेम्पररी लेक्स आ जाती हैं। परमानेंट जेनेरिक का मतलब होता है एक मतलब नेचुरल तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया हो, उनकी खासियत के हिसाब से, उनकी विशेषता के हिसाब से। तो टेम्पररी लेक्स वो लेक्स होती हैं जहाँ पे अपना कभी कभार कुछ झीलें का निर्माण हो जाता है और इसके बाद वो समाप्त हो जाती हैं, छोटे इलाके में बन जाती हैं किसी कारण से, ज़्यादा बरसात हो गई या कोई दूसरा वाटर बॉडी मिल गई, ग्राउंड वाटर कहीं से मिल गया तो एक लेक्स बन गई, फिर एक लेक बन गई, फिर वो ख़त्म हो गई। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सारी लेक टेम्पररी होती हैं। दुनिया की कोई लेक लंबे समय तक नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि नदियाँ उनमें पानी का जमाव करती जाती हैं और मलबा भी जमा कर देती हैं और एक दिन वो सपाट हो जाता है, पूरी जो है झील होती है वो भर जाती है ज़मीन पानी से, अवसादों से, है ना। तो कुछ लाख साल में कोई भी जो लेक है वो कुछ लाख साल की बात करेंगे तो सारी लेक टेम्पररी हैं। लेकिन 1 लाख साल तो 10 लाख साल तो इंसान जीता नहीं है। हम लोग तो कोई चीज़ को 10 साल 15 साल, बहुत ज़्यादा 20-30 साल को बहुत लंबा पीरियड मान लेते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो टेम्पररी लेक्स होती हैं जो 2 साल 50 साल 20 साल 100 साल में सूख जाएं तो वो टेम्पररी लेक्स हो जाएंगी। परमानेंट लेक्स कौन सी होती हैं? परमानेंट लेक्स वो होती हैं जो बहुत लंबे समय तक रहती हैं, मतलब करीब 1 साल 1 2 10 लाख 20 लाख 40-50 लाख साल तक रहे, करोड़ साल तक भी रहे, तो वो परमानेंट लेक हो जाएगी। उसकी खासियत क्या होती है? फार्मूला आप याद रखिए, इवेपोरेशन इज लेस देन प्रेसिपिटेशन। अगर वाष्पीकरण कम होगा और बरसात ज़्यादा होगी, भाई वाष्पीकरण का मतलब होता है गर्म होके पानी हवा भाप बन के उड़ जाए, और प्रेसिपिटेशन मतलब बरसात होके पानी भरे। अब बरसात अगर ज़्यादा होगी, भाप कम बनेगा, तो जाहिर सी बात है
जो स्तर है पानी का वो बढ़ता रहेगा, बराबर रहेगा, कम नहीं होगा। तो अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन है, जलवायु ऐसी है कि वाष्पीकरण कम हो रहा है और बरसात ज़्यादा हो रही है, ये खासकर थोड़े ठंडे रीजन में होता है। भाई रेगिस्तान में तो जाहिर सी बात है कम बरसात होगी, ज़्यादा ही वाष्पीकरण होगा, तो वहाँ पे टेम्परेरी लेक्स आमतौर पर मिल जाती हैं। लेकिन जहाँ पे अच्छा मौसम है, क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ पे हमें परमानेंट लेक्स मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन कम होता है, प्रेसिपिटेशन बरसात ज़्यादा होती है। ठीक है ना। फ्रेश वाटर लेक, भाई जो मीठे पानी की झीलें, जैसे उदाहरण के तौर पे ग्रेट लेक्स हैं, उनमें लेक सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, मिशिगन। सलाइन लेक्स वो लेक्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण की वजह से नमकीन पानी हो गया है, बहुत ज़्यादा लवड़ी जल हो गया है, जैसे डेड सी है ना, मृत सागर उदाहरण है बहुत बड़ा। टर्की का वान झील दुनिया के सबसे जो है ज़्यादा उसकी उदाहरण है नमकीन पानी का, लवड़ी झील का। मैन मेड झील एक क्लासिफिकेशन है। मेड झील का मतलब होता है जो इंसान बनाए। हम लोग बांध बनाते हैं तो झील अपने आप बन जाती है, जैसे अपना गोविंद सागर और ये बहुत सारे बांध बने हैं, उनकी जो किनारे झील हैं। मेरे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है लेक ऑफ ओजार्क का। आपने कभी वेब सीरीज़ देखी हो नेटफ्लिक्स पे ओजार्क? तो ओजार्क एक मिसौरी राज्य का एक जो है क्षेत्र है, एक जगह है। वहाँ पे एक 1931 में बनाया गया था बांध, एक डैम, तो वहाँ पे लेक्स का निर्माण किया गया। ये बहुत बड़े हिस्से में बनी हुई लेक्स है, करीब 92 मील की उनकी जो है मेरे ख्याल में परिधि है, लंबाई है, उनका डायामीटर है। वो क्या बोलते हैं उसको, परिधि को क्या बोलते हैं, मेरे जबान पे नाम आ नहीं रहा अंग्रेजी में। तो करीब करीब उनकी जो मतलब जो शोर लाइन बोले, तट रेखा है करीब करीब, वो 92 मील की है। तो लेक ऑफ ओजार्क मैन मेड एक फेमस लेक है, मिसौरी राज्य में, मध्य पूर्व में पड़ता है, यूएस में, यूनाइटेड नेशंस में। तो ये मैन मेड लेक्स का उदाहरण हो गया जो इंसान बनाए। टेक्टोनिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन है। ये एपेरोजेनिक फॉर्मेशन है। एपेरोजेनिक फॉर्मेशन वर्टिकल मूवमेंट होता है, ज़मीन नीचे से ऊपर उड़ जाए या ऊपर से नीचे चली जाए। अब मान लो ज़मीन थी और एकदम नीचे चली गई, गर्त बन गया, वहाँ पानी भर गया, तो उसे बोलेंगे एपेरोजेनिक। वो टेक्टोनिक मूवमेंट हो जाएगा, विवर्तन की क्रिया हो जाएगी। कैस्पियन सागर एक बहुत बड़ी टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ मूवमेंट है, नीचे डिप्रेशन हो गया था तो उससे बन गया था जो है अपना कैस्पियन सागर। तो ये एक बहुत बड़ी झील है। पहले तो इसे सागर समझते थे क्योंकि इतना बड़ा है कि वो उसका ना ओर दिखाई पड़ता ना छोर दिखाई पड़ता है। रिफ्ट फॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। रिफ्ट फॉर्मेशन जब 2 क्षेत्र आपस में कट जाएं, टूटने लगें, उसमें पानी भर जाए तो वो रिफ्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है ब्रंशों के बारे में। लेक बाइकाल एक फेमस झील है, रशिया की दुनिया की सबसे गहरी झील है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है क्योंकि बीच में क्रैक पड़ा, बीच में पानी भर गया और इसका आकार जो है खुर जैसा है, चांद जैसे आकार की बनी हुई लेक है। कभी भी अगर आप देखें इसकी तस्वीर रियल में, आप उसके कोने पे खड़े होंगे तो आप देखेंगे जो झील है वो ऐसे जा रही है चंद्रमा के आकार की और बहुत खूबसूरत और बहुत भयानक लगती है। तो ये लेक बैकाल से ये जो है साइबेरिया में मिल जाती है। वॉल्केनिक फॉर्मेशन से झील बन जाती है। लेक टिटिकाका का उदाहरण है आपका, या फिर क्राकाटोआ। क्या होता है कई बार लेक, अभी ये मैंने टिटिकाका डाला है, ये जो है टेक्टोनिक का भी उदाहरण है। बाकी जो है मतलब ऊंचाई का, पर्वतों का मतलब ऊपर नीचे धंसने का भी उदाहरण है। अब ये श्योर मैं नहीं हूँ कि वॉल्केनिक का उदाहरण है कि नहीं है। वॉल्केनिक फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि भाई ज्वालामुखी पढ़े हो, ज्वालामुखी में क्या होता है, क्रेटर बनता है ऊपर ज्वालामुखी का मुंह, या फिर जब मुंह फट के फ्लावर हो जाता है तो वो उसे हम लोग काल्डेरा बोलते हैं। तो उन दोनों कंडीशन पे मान लो ज्वालामुखी फटी, क्रेटर बना या काल्डेरा बना। अब क्रेटर या काल्डेरा बनने के बाद वो वहाँ पे ज्वालामुखी बंद हो गई, मान लो फ्यूचर में विस्फोट है नहीं हुआ हजारों लाखों साल तक, पानी भर गया वहाँ पे बरसात की वजह से या कोई नदी मिल गई आके वहाँ पे, तो उस क्रेटर पे एक झील बन जाएगी, तो उसे क्रेटर लेक बोलते हैं या काल्डेरा लेक बोलते हैं। तो ये वॉल्केनिक फॉर्मेशन से बनी हुई झील है। क्राकाटोआ जो इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी है उसका उदाहरण है झील। बाकी ये टिटिकाका मैं श्योर नहीं हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा एक बार। डेनोडेशन क्लासिफिकेशन, जमाव से जो झीलें बनती हैं, कैसे ग्लेशियर में झील बनती हैं। ग्लेशियर हम लोग पढ़े हैं, जब टोपोग्राफी पढ़ेंगे ग्लेशियर की तो जानेंगे एक सर्क होता है
तीन तरफ से ज़मीन, तीन तरफ से बंद होता है, एक तरफ से खुला होता है, उसमें ग्लेशियर जमा होता है, तो उसे एक झील बोलेंगे टेक्निकली। तो वो जो जमा हुआ पानी होता है उसे सर्क बोल लेंगे, वो जो डिज़ाइन बनेगी उसे सर्क बोलेंगे, और जमी हुई पानी उस सर्क के अंदर जो जमा हुआ पानी होगा ग्लेशियर, वो टेक्निकली एक झील होगी, ठीक है ना, तो उसे सर्क झील बोलेंगे, सर्क लेक। और जब पानी पिघल जाएगा और वो नीचे बह के एक दूसरी जगह पानी जमा हो जाएगा ज़मीन में, उसे टॉर्न लेक बोलते हैं। और नीचे जाएगा तो उसे पेनारास्टर लेक बोलते हैं, जो पेरी ग्लेशियर का उदाहरण में बनती है, एक लैंडफॉर्म है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे लैंडफॉर्म को विस्तार से पढ़ेंगे, ये जमा होगा उदाहरण है। फ्लूवियल ऑक्सबो लेक, ये भी हम लोग फ्लूवियल मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। जब नदी विसर्ग बनाती है ना, एस बनाती है, कई बार इतना ज़्यादा मुड़ जाए कि उसका एस कट जाए, है ना, और बीच में ज़मीन रह जाए, तो वो वहाँ पे मतलब एस कट जाए और फिर नदी आगे जाके जुड़ जाए, तो वो जो एस कट गया है उसका मतलब, सॉरी मैं ज़्यादा गलत तरह से बता रहा हूँ ये बात, हम लोग आगे इसे पढ़ने वाले हैं इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ उस चीज़ में। सपोज़ नदी एस आकार बना रही है ना, एस आकार बना दिया नदी ने, अब एस आकार बहुत मुड़ जाए, मान लो ये एस ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो एक कंडीशन आएगा कि एस ऐसे हुआ, ऐसे मुड़ा और मुड़ते मुड़ते फिर ऐसे होगा, मतलब कंडीशन चल रही थी, फिर अचानक से क्या हुआ कि ये एस टूट गया, मतलब ऐसे हुआ, ऐसे से चल रहा था, ऐसे से चल रहा था, अब ये और ये इन दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। मान लो ये जो नदी थी, ये नदी ऐसे बह के आ रही थी ऐसे ऐसे, है ना, अब ये नदी और बही बहुत ज़्यादा मुड़ गई, मुड़ने से उसके दो जो मोड़ होंगे उनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। और कभी ऐसा हुआ कि दोनों मोड़ की डिस्टेंस कम हो गई और इतनी कम हो गई कि दोनों मोड़ आपस में जुड़ गए, तो जो नीचे वाला एरिया बच जाएगा वहाँ पे पानी भरा हुआ है, अब जो नदी थी उसने मोड़ को काट दिया, सीधे बहने लगी, और जो नीचे वाला जो मोड़ बचा था वो एक अलग जगह इकट्ठा हो गया, उसे हम लोग बोल लेंगे ऑक्सबो लेक, है ना, जो खुर के आकार का होता है, जो बैल के खुर के डिज़ाइन की बन जाएगी, पानी भरा हुआ झील, उसे बोलेंगे ऑक्सबो लेक। जब लोग फ्लूवियल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग तस्वीरें देखेंगे, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। कास्ट लेक, ये बनती हैं चूना पत्थर के क्षेत्रों में, इन्हें आगे पढ़ लेंगे हम लोग लैंडफॉर्म में। विंड डिफ्लेक्टेड लेक्स होती हैं, जो हवा के कारण से बनती हैं। कई बार रेगिस्तान का क्षेत्र होता है, हवा चलती है, नीचे से ज़मीन हो सकता है ज़मीन से हवा उड़ा के ले जा रही है धूल को, और ज़मीन में गड्ढा होता चला जा रहा है, और इतना गड्ढा हो गया कि ज़मीन गड्ढा नीचे का जो ग्राउंड वाटर था उससे मिल गया जाके। रेयर चांस है ऐसा होने के, लेकिन हो जाता है कभी कभार। यूटा जो राज्य है यूएस का, वहाँ पे ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि इतना ज़्यादा हवा ने पर्दन मिट्टी उठा के ले गई कि वो गड्ढा नीचे जाते जाते नीचे ग्राउंड वाटर से मिल गया और एक लेक बन गई, तो उसे बोलते हैं विंड डिफ्लेक्टेड लेक। लेकिन ये बहुत जल्दी सूख जाती हैं, इसलिए इनमें सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, रेगिस्तान की क्षेत्रों में होती हैं, तो इनमें सैलिनिटी या जो है नमकीन ज़्यादा होती है। बैरियर लेक्स वो लेक होती हैं जो लैंडस्लाइड या एवलांच के कारण बन जाती हैं, जैसे शिवालिक पहाड़ों में, जो मैं देहरादून में जितनी लेक्स हैं ये कुछ हज़ार साल पहले ही बनी हैं, ये लैंडस्लाइड के कारण या एवलांच आते हैं उनके कारण बन जाती हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लेक। दुनिया भर में लेक का उदाहरण मिल जाएगा आपको, है ना, लेक टिटिकाका ये साउथ अमेरिका में है, लेक माराकाइबो ये मिल जाएगी, लेक निकारागुआ ये मिल जाएगी, है ना, ग्रेट लेक्स। अभी ये सारी लेक्स को अभी हम लोग अलग से देखेंगे एक सैटेलाइट इमेज में, ये 5 लेक को। लेक सुपीरियर, हुरन, ओंटारियो, इरी और मिशिगन बहुत फेमस हैं लोहे के लिए उत्पादन के लिए, स्टील के उत्पादन के लिए। ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट बियर लेक कनाडा में, लेक लडोगा, लेक जेनेवा, ये कैस्पियन सागर आप देखें कितना बड़ा है कैस्पियन सागर। ये अरल सागर है, अरल सी है, डेड सी है, ये डेड सी छोटा सा आप देखें, ये भूमध्य सागर के बगल में। और ये लेक चार्ड का उदाहरण है, ये लेक विक्टोरिया है, ये जो है एक जो लेक है ये लेक विक्टोरिया, ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, भ्रंश घाटी में बनी है। ये लेक टंगानिका है, ये लेक मलावी है, आप देखिए ये साइबेरिया में लेक बैकाल है, ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, देखिए चांद जैसे आकार की है ना। ये जो है सारी लेक्स हैं, लेक टोबा है, तो ये सारे उदाहरण हैं। ये देखिए लेक आयर है ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ये सारे लेक्स का उदाहरण है। अगर सैटेलाइट इमेज की बात करें ग्रेट लेक्स की, तो ये लेक सुपीरियर है ना,
ये लेक मिशिगन है, ये लेक ह्यूरन है, ये ओंटारियो है और लेक इरी है। ये कुछ भाग जो है ऊपर कनाडा में पड़ता है, कुछ भाग अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में। ये जो है आपके सामने उदाहरण है। ये सारी लेक्स कुछ झीलों से कुछ नहरों से जोड़ी गई हैं, जिससे क्या है कि परिवहन हो, जली परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये नदियाँ, ये झीलें। तो झील बहुत सारे उपयोगी होती हैं मानव के लिए, जिन्हें हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फिलहाल ये टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग समय सीमा से आगे निकल रहे हैं, 35 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। आपका दिन शुभ हो। कोई सवाल है तो कमेंट करिए। धन्यवाद।